हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य सलर अध्ययन माला एमए इतिहास में 4th सेमेस्टर में भारत में राज्य। ये एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इसके 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश सर्वोपरि भारतीय राज्य, पश्चिम भारतीय कंपनी शासन के अंतर्गत सुरक्षित घेरे की नीति, अधीनस्थ अलगाव की नीति, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत अधीनस्थ संघ की नीति, समानता संघात्मक नीति को हम कंप्लीट करने वाले हैं तीसरी यूनिट में। यदि फ्रेंड्स आपको ये 5 यूनिट्स जो पूरी है, यदि इसको एक साथ देखना है, इसकी लिंक चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए अपने एग्जाम की डेट, क्योंकि यदि आपके एग्जाम बहुत जल्दी हो रहे हैं तो हम आपके लिए लिंक सेंड कर देंगे। लेकिन यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो प्लीज़ जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इस पर 99 का पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर 9826091601 पर व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपके लिए पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राज्य के विकास में ब्रिटिश राज सत्ता एवं देसी राज्यों की भूमिका की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नियंत्रण की रणनीति के तहत देसी राज्यों के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश सरकार की भारतीय राज्यों के प्रति नीति के विकास का हाल लिखिए। भारत में प्रभु सत्ता एवं देसी राज्यों के परस्पर संबंधों का वर्णन कीजिए और बताइए कि अंत में उनका एकीकरण एवं विलय किस प्रकार हुआ है। सुरक्षित घेरे की नीति की समीक्षा कीजिए। ब्रिटिश भारत में अधीनस्थ अलगाव की नीति का वर्णन कीजिए। अधीनस्थ संघ की नीति का वर्णन कीजिए और समानता संघात्मक नीति की समीक्षा कीजिए। ब्रिटिश सरकार की भारतीय राज्यों के प्रति नीति। भारत में अंग्रेजों के आगमन व्यापार के लिए हुआ था और उनका भारत पर शासन करने का कोई विचार नहीं था। हर परिस्थिति इस प्रकार बन गई थी कि व्यापार के साथ साथ अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को देश के बड़े बड़े भूभाग को प्राप्ति होने लगी। धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ने लगी, वे सत्ता के महत्वाकांक्षी हो गए। इसलिए वे भारतीय रियासत पर, जो कि अधिकांशतः उत्तर मुगल कालीन थी, उनकी गिद्ध दृष्टि डालने लगे उन पर। तो भैया ये व्यापार करने आए थे अंग्रेजी गवर्नमेंट, इनका भारत पर शासन करने का कोई भी इरादा नहीं था इनके अकॉर्डिंग। चलिए, भारतीय एवं देशी रियासतों की संख्या 562 थी। इनमें से कुछ बड़ी थी, जैसे कि हैदराबाद इटली जितनी बड़ी थी, कुछ छोटी छोटी थी जिनकी संख्या केवल 27 थी और इनकी आय 8 वार्षिक होती थी, 8 रुपए वार्षिक थी। कुछ रियासतों के शासकों को तोपों की सलामी दी जाती थी और कई ऐसे शासक थे जिनकी तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। कुछ की अन्य की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थी, यहाँ तक कि सिक्के चलाने का भी अधिकार था। फिर भी एक बात में प्रायः सभी रियासतों में समानता थी, उन पर केवल उन्हीं के शासकों द्वारा बनाए कानून लागू होते थे। इन रियासतों और जो ब्रिटिशर्स हैं, इनका संबंध समय अनुसार बदलता रहा है। सुविधा की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय राज्यों के संबंध का अध्ययन निम्नलिखित कालों में किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि अपने शासनकाल में अंग्रेजों ने देशी रियासतों के प्रति निम्नलिखित नीति अपनाई है। पहले आते हैं रक्षक राज्यों के घेरे की नीति। सन 1757 से 1813 तक ये नीति रही है रक्षक राज्यों के घेरे की नीति। 1757 की विजय प्राप्त करने और 1763 में फ्रांसीसी की सत्ता समाप्त करने और 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यावसायिक कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी की शक्तियां प्राप्त कर ली थी, परंतु इस प्रकार कंपनी बहुत अधिक शक्ति संपन्न नहीं थी। उनमें भारतीय रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का समर्थन नहीं था। उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह भारतीय रियासतों को पराजित कर उन पर आधिपत्य स्थापित कर सके। इस समय हैदराबाद का निजाम, मराठी, मैसूर के सुल्तान, अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां भारत में विद्वान थी। इस समय कंपनी ने विरोधी शक्तियों के आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से अपने राज्य की सीमाओं के साथ साथ बाधक शक्तियों का घेरा बनाने की नीति का अनुकरण किया। अर्थात कंपनी इस समय अपने प्रदेशों के अंदर रहकर ही अपनी आत्मरक्षा करना चाहती थी।
1784 में पिट्स इंडिया एक्ट की इस नीति को और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। विजयों को योजना के अनुकरण करना ब्रिटिश जाति के इरादों, सम्मान एवं नीति के प्रतिकूल है। तो विजयों की योजना का अनुकरण करना ब्रिटिश जाति के इरादे, सम्मान और नीति के प्रतिकूल है। इस समय तक पिट्स इंडिया एक्ट में ये कहा गया था। कंपनी ने इस काल में पूर्ण रूप से अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। विभिन्न भारतीय शक्तियों के साथ समानता के आधार पर ही संधियां की थी। अपने बंगाल राज्य की सुरक्षा करने के उद्देश्य से कंपनी अवध के नवाब की सहायता कर उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहती थी। इसी प्रकार मैसूर को कर्नाटक के विरुद्ध बाधक शक्ति बनाने का प्रयास करने लगी थी। अंग्रेजों ने जिन रियासतों में विजय प्राप्त नहीं की थी, उनके साथ एक प्रकार की लेन देन की भावना थी। उन पर उन्होंने साम्राज्यवादी अधिकार का दावा नहीं किया था। वहां के शासक अपनी प्रजा और आंतरिक विषयों पर पूर्ण स्वतंत्र थे, परंतु कंपनी अनेक बार भारतीय रियासतों के मामले में हस्तक्षेप किया, उनके प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित किया, ये करना चाहती थी किया। वॉरेन हेस्टिंग ने प्रथम मराठा युद्ध लड़कर टीपू सुल्तान के आधे राज्य पर कंपनी का अधिकार स्थापित कर लिया था। वेलेजली ने सहायक संधि द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया। इसी प्रकार लॉर्ड मिंटो ने सतलज पार के राज्यों को संरक्षण प्रदान किया था। ये सभी कार्य संरक्षक राज्य के घेरे की नीति का उल्लंघन थे, रिंग फेंस थे, है ना। कौन कौन से? जैसे वॉरेन हेस्टिंग ने टीपू सुल्तान को हराकर उसका राज्य ले लिया, वेलेजली ने सहायक संधि से साम्राज्य का विस्तार किया, और मिंटो ने सतलज पार के राज्यों को संरक्षण दिया। ये सब क्या थे? रक्षक राज्यों के घेरे की नीति का उल्लंघन थे। नेक्स्ट आती है आलोचना। संरक्षक राज्य के घेरे की नीति की आलोचना। रिंग फेंस की नीति के दो दोष थे। कंपनी को अपनी मित्र शक्तियों की, चाहे उनमें युद्ध की क्षमता हो या ना हो, सहायता करनी पड़ती थी। अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस को त्रावणकोर के शासक के टीपू सुल्तान के विरुद्ध सहायता करनी पड़ी थी। नेक्स्ट आते हैं दो मित्र शक्तियों के बीच यदि युद्ध प्रारंभ होता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती थी। एक की सहायता करने पर दूसरे की शत्रुता मोल लेने की आशंका बनी रहती थी। निजाम और मराठा से कंपनी के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। 1795 में इनमें युद्ध प्रारंभ हो गया। निजाम को मराठा के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता प्राप्त न हो सकी और अंग्रेजों से रुष्ट हो गए निजाम। नेक्स्ट आती है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। सन 1813 से 1857 तक रही है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। 1813 में मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग ने भारत के गवर्नर जनरल के पद का उत्तरदायित्व संभाला। उसने रिंग फेंस की पुरानी नीति का परित्याग कर दिया और भारतीय रियासतों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करके उनके साथ पराधीन शक्तियों के समान व्यवहार करने की नीति का अनुकरण किया। तो समानता की शक्ति के आधार पर व्यवहार करके उनके साथ पराधीन शक्तियों के समान व्यवहार करने की नीति का अनुकरण किया। इतिहास में हेस्टिंग की यह नीति पराधीन पृथक्करण की नीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस नीति में कुछ विशेषताएं थी जो कि है, इसमें नवीन नीति के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कंपनी की सरकार को देश की सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त करनी पड़ी थी। उन्हें अपनी सुरक्षा और अपने राज्य के साथ अपने संबंध के मामले में कंपनी की अधीनस्थता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों का भारतीय रियासतों की विदेश नीति पर अधिकार हो गया था। अंग्रेजों का भारतीय रियासतों की विदेश नीति पर अधिकार हो गया था और उन्हें अपने पड़ोसी राज्य से भी पृथक करना पड़ा था। आंतरिक मामले में देशी रियासत अवश्य स्वतंत्र थी, विदेशी मामलों में वह इसकी अधीन आ गई थी अंग्रेजी सरकार की, लेकिन जो उनकी आंतरिक मामले थे उसमें वह स्वतंत्र थी। मराठा संघ के पतन के उपरांत अंग्रेजों को किसी विदेश शक्ति का भय नहीं रहा। इसके फलस्वरूप इन्होंने समानता की नीति का परित्याग करके अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई। इसके अनुसार कार्य करके वे देशी राज्यों को अधीनस्थ स्थिति में लाने में सफल हो गए थे। इन्होंने मित्र राज्यों के साथ की गई संधि में संशोधन करके उनका अपने राज्य में विलय कर लिया। विद्वानों का कहना है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने भारत में 145 रियासतों को भारतीयों से लेकर अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर दी थी या उनको बाध्य कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को और भी गति प्रदान की थी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाता है।
इसने साम्राज्य विस्तार करने के लिए किसी भी अवसर को नहीं गंवाया था। इन्होंने लेप्स के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, कुव्यवस्था के आरोप के आधारों और विजय द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया और कंपनी को संपूर्ण भारत का स्वामी बना दिया। नेक्स्ट आती है इसकी आलोचना। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। इस नीति में दो विशेष दोष थे। पहला, देश में जो राज्यों हैं, अंग्रेजों ने देशी राज्यों को आश्वासन दिया था कि उनका बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगी और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप वे शासक आलसी, विलासी बन गए थे। उन्होंने प्रजा के हितों की अवहेलना की थी। परिणाम स्वरूप रियासतों में अव्यवस्था फैल गई थी। प्रजा दमन और अत्याचार से पीड़ित रहने लगी थी। नेक्स्ट आती है कंपनी द्वारा खुल्लम खुल्ला देश रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बनाए जाने का परिणाम स्वरूप इन रियासतों के शासकों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, जो कि 1857 की महान क्रांति का कारण बनी। नेक्स्ट आते हैं अधीनस्थ संघ की नीति। 1857 से लेकर 1935 तक चली है। 1858 में अंग्रेजी ताज सीधे उत्तराधित्व संभालने से ब्रिटिश सरकार और जो रियासत है उनके बीच में संबंध की परिभाषा अधिक स्पष्ट हो गई थी, परंतु महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा की गई कि कुछ अनियमितताओं को जारी रखा जाएगा। इसमें कहा गया था कि हम भारत के स्थानीय राजाओं के लिए यह घोषित करते हैं कि हम उन सभी संधियों या प्रतिज्ञा पत्रों को स्वीकार करते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अर्थात उनकी ओर से की गई हैं और हम उन पर आचरण करेंगे। हम यह आशा करते हैं कि वे राज्य भी अपनी ओर से इनका पालन करेंगे। परंतु इस घोषणा के उत्तरवर्ती वर्षों में भी भारतीय सरकार और रियासत के बीच संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। महारानी ने विलय की नीति को त्याग करने की घोषणा की थी और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ताज अपने देश का विस्तार करना नहीं चाहता। कैनिंग ने इस घोषणा को व्यवहारिक रूप देने के लिए 140 सनद और दत्तक ग्रहण करने के अधिकारों के लिखित बंधन पत्र हिंदू एवं मुसलमान राजाओं को दे दिए थे। लैंसडाउन ने 17 इसी प्रकार की सनदें दी थीं। अब नई नीति यह थी कि शासक को कुशासन के लिए या अधिक सही कुशासन का बहाना लेकर दंडित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो उसे गद्दी से उतार दिया जाएगा, परंतु राज्य का विलय ना किया जाए। जैसा कि 1874 में गायकवाड़ को कुशासन के आधार पर गद्दी से उतार दिया गया था, परंतु इसके राज्य का विलय नहीं किया गया था। परंतु इस विलय के ना होने के अधिकार के कारण इसमें भारी मूल्य चुकाना पड़ा था इनको। भारतीय राजाओं की स्थिति गिर गई थी। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की स्वीकृति का प्रश्न केवल उस समय उत्पन्न हो जाता था जब कोई सीधा उत्तराधिकारी ना हो। अब 1858 के पश्चात मुगल सम्राट के प्रभुत्व का ढोंग तो समाप्त हो गया था। अब तो ताज भी भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति और असंदिग्ध शासक के रूप में उपस्थित था। अतएव सभी उत्तराधिकारियों को ताज की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब गद्दी पर शासक का पैतृक अधिकार नहीं होता था, अपितु अब वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति एक उपहार के रूप में उन्हें मिली थी। क्या विडंबना थी! स्वयं का सिंहासन और उसको दूसरे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राजाओं और ताज के बीच की बराबरी की भावना सदा के लिए समाप्त हो गई थी। अब ताज ही राजा के पद की कीमत तय करता था कि किस्मत तय करता था राजा की। किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी आदि आदि। भारत की ब्रिटिश सरकारें रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने लगी थी। 1867 में टोंक के नवाब मोहम्मद खां और 1874 में बड़ौदा के गायकवाड़ नरेश को आपदस्थ कर दिया गया था। 1884 में कश्मीर के ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे। 1894 में मणिपुर के राजा को आपदस्थ कर दिया गया था। भोपाल में भी उत्तराधिकार का मामला ब्रिटिश सरकार ने ही तय किया था। यही नहीं, ब्रिटिश सरकार इन रियासतों के बाहरी विदेशी संबंधों पर भी नियंत्रण करने लगी थी। भारत सरकार इसकी ओर से युद्ध करने की घोषणा तटस्थता और शांति नीति स्वयं ही कर सकती थी। इसके अलावा पुरानी संधियों की रचनात्मक व्यवस्था या व्याख्या की नीति अपनाई गई थी।
पुरानी संधियों की रचनात्मक व्याख्या की नीति अपनाई गई थी। कर्जन ने संधियों की विस्तृत व्याख्या करके यह कहना प्रारंभ कर दिया था कि भारतीय राजाओं का जनता के सेवक के रूप में गवर्नर जनरल के साथ मिलकर भारत सरकार की योजना में भाग लेना चाहिए। इसने संरक्षण और अनाधिकार निरीक्षण की नीति आरंभ की थी। इसने संरक्षण और अनाधिकार निरीक्षण की नीति का प्रारंभ किया था। इसने एक परिपत्र रेगुलर द्वारा राज्यों को ऐश्वर्य के पीछे भागने के स्थान पर प्रजा की भलाई और प्रशासन के संलग्न होने की प्रेरणा दी थी। उसने अपने यूरोपीय पर्यटन पर भी रोक लगा दी थी, पर उस पर परिपत्र का क्रियान्वयन नहीं किया था। नेक्स्ट आता है नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। प्रथम महायुद्ध में लॉर्ड हार्डिंग ने भारतीय राजाओं को साम्राज्य के संरक्षण के लिए विचार विमर्श करने के लिए बुलाया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने इस सम्मेलन की योजना का रियासतों के सामूहिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए उपयोग किया और इसलिए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में इसका निश्चय सुझाव नरेश मंडल के रूप में रखा गया था। फरवरी 1921 में इनका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस नरेश मंडल में प्रतिनिधित्व के लिए रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली आती हैं 109 रियासतें जो कि पूर्ण वैधानिक और क्षेत्राधिकार रखती थी और सीधा प्रतिनिधित्व दिया जाता था इनको। दूसरी आती है 127 रियासतें जिनमें वैधानिक और क्षेत्राधिकारी सीमित थे, उनके आपस में चुने हुए सिर्फ 12 प्रतिनिधि मिले थे। शेष आती हैं 326 रियासतें, इनको जागीरों और सामंतशाही जागीरों के मालिकों की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट आती हैं यह नरेश मंडल केवल सलाहकार परामर्श देने वाली इकाई का ही था। इसका किसी रियासत के आंतरिक मामले में कोई संबंध नहीं था, ना ही यह रियासतों के समकालीन अधिकारों और उनके कार्य करने के लिए स्वतंत्रता के विषय में कोई वाद विवाद कर सकता था या सुझाव दे सकता था। नरेश मंडल के कार्य। अतः भारतीय रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य के अनुग्रहित पुत्र बन गई थी। वास्तव में उन्हें सामूहिक रूप से साम्राज्य का एक स्वतंत्र अंग स्वीकार कर लिया गया था, परंतु नरेश लोग राजनीतिक परंपराओं और सर्वश्रेष्ठ की भावना के लगातार बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित थे। नरेशों के कहने पर सितंबर 1919 में ही एक संहिताकरण समिति नियुक्त की गई थी ताकि राजनीतिक परंपराओं की सीमाओं और सर्वश्रेष्ठता की भावना को स्पष्ट व्याख्या की जा सके। छोटे छोटे प्रश्नों पर जैसे सीमा विवाद का निर्णय करना, रेल, सिंचाई, नौचालन, संरक्षण या संरक्षा, अन्य कार्यों के लिए भूमि के मुआवजे इत्यादि पर तो आसानी से समझौता हो गया था, परंतु मुख्य प्रश्न सर्वश्रेष्ठ शक्ति की प्रभुत्व की सीमा पर कोई समझौता नहीं हुआ था। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड रीडिंग के इस वक्तव्य की सर्वश्रेष्ठता का प्रसार संधियों एवं प्रतिज्ञा पत्रों पर ही नहीं अपितु उनके अतिरिक्त अलग रूप से विद्यमान था। भारतीय नरेश चिंतित हो उठे उस समय जबकि भारत ने आने वाले संवैधानिक सुधारों के विषय पर सुझाव पर वाद विवाद हो रहा था। भारतीय नरेशों ने लॉर्ड इरविन से रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण एवं परिभाषा दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1927 ईस्वी में सरकार ने भारतीय रियासतों की समिति अर्थात बटलर समिति की नियुक्ति की। नेक्स्ट आती है बटलर समिति। समिति ने निम्नलिखित बातें व्यवस्थापित कर दी थी। इसमें आता है पहला, सर्वश्रेष्ठता और राजनीतिक परंपराओं के विषय के प्रश्न पर कमेटी ने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ ही रहना चाहिए। इसे बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। दूसरा यह कि अस्पष्ट मामलों में रीति रिवाज महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा आता है रियासतें क्राउन के साथ संधि द्वारा बंधी हुई हैं, उन शासन की अनुमति के बिना ऐसी सरकार को जो कि भारतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आता है वायसराय परिषद को गवर्नर जनरल को नहीं अपितु रियासतों के साथ व्यवहार करने
के क्राउन के एजेंट होना चाहिए, अर्थात एक प्रकार से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि भविष्य में भारत में उत्तरदायी सरकार बन जाएगी तो नरेंद्र सुरक्षित रहेंगे। भारतीय नरेश इस प्रकार से बहुत चकित हुए थे कि सर्वश्रेष्ठता की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई थी। जो भी हो, यह बहुमुखी दैत्य रिवाज क्राउन के विशेषाधिकार एवं नरेंद्रों के निहित अनुमति पर फलता फूलता रहा है। बराबर के संघ की और समानता संघात्मक नीति 1935 से 1947 तक भारतीय नरेंद्रों को गोलमेज सम्मेलन में निमंत्रित किया गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित समस्त भारत के संघ की संघीय विधानसभा में उन्हें 375 में से 125 स्थान दिए गए थे। राज्य विधान परिषद में भी 260 में से 140 स्थान प्राप्त थे। संघ केवल तब ही अस्तित्व में आता था जब कम से कम आधी जनसंख्या या परिषद में आधे स्थान वाली रियासतें संघ में सम्मिलित हो जाएं। इस स्थिति का महावादेशिक ने इस शब्दों में व्याख्या की थी कि संघ का सारा सिद्धांत यह है कि शासक शासक रहे और उसकी प्रजा प्रजा रहे, और केवल शासक यह देखेगा कि अधिनियम की धाराएं इस रियासत में लागू की जानी हैं। रशबुक विलियम्स ने कहा है कि स्थानीय शासकों की अपने अंग्रेजी मित्रों के प्रति पूर्णता राजभक्त थी। वे अधीनस्थ राज्य समस्त भारत के लिए एक रक्षात्मक दीवार के समान थे। यह एक प्रकार से अमित्र प्रदेश में मित्र दुर्गों की लंबी श्रृंखला स्थापित करने के समान थे। इन शक्तिशाली राजभक्त स्थानीय रियासतों के होते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध एक साधारण विद्रोह करना असंभव हो गया। इसी प्रकार ली वर्नर ने भी कहा है कि ऐसे वातावरण में जहां जनता का एक बड़ा भाग अंग्रेजों से संबंध विकसित करने का आग्रह कर रहा हो, रियासतें अंग्रेजों की मित्र रहेंगी। नीचे के सदन में 33% और ऊंचे के सदन में 43% स्थान उनके होंगे। ऐसी अवस्था में कांग्रेस अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकेगी। चूंकि प्रायः रियासतों ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया, अतः संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। 1937 में चुनाव में अंग्रेजों की सफलता का प्रयास रियासतों पर भी पड़ा और वहां भी उत्तरदायी सरकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए आंदोलन होने लगे। 23 सितंबर 1938 को महात्मा गांधी ने घोषणा की कि रियासतों में जागृति समय की पुकार है और पूर्ण उत्तरदायी सरकार में रियासतों का लुप्त होना ही निहित है, अर्थात इसके मध्य मार्ग नहीं हो सकता, इसमें कोई मध्य मार्ग या मध्य मार्ग नहीं हो सकता। परंतु दूसरे विश्व युद्ध के छिड़ जाने से संघीय योजना स्थगित कर दी गई। नेक्स्ट आती है रियासतों का एकीकरण और विलय। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने अति तीव्र राजनीतिक गतिविधियां देखी। भारतीय कांग्रेस ने असहयोग की नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने गतिरोध को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, जिसमें क्रिप्स के सुझाव 1942 में आया, बेवेल योजना 1945 में आई, मंत्रिमंडल मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, और अंत में 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली की घोषणा इस श्रृंखला की कड़ी थी। इन सभी में भारतीय रियासतों के भविष्य का विचार किया गया था। क्रिप्स की योजना में रियासतों की सर्वश्रेष्ठता किसी और को देने का कोई विचार नहीं किया गया था। जो रियासतें हैं, इन्होंने पूर्ण प्रभुसत्तापूर्ण संघ, जो कि देश के एक तीसरी शक्ति के रूप में कार्य कर सके, बनाने की भिन्न भिन्न योजनाओं के बारे में विचार किया। नरेंद्र मंडल के चांसलर भोपाल के नवाब ने यह आशा व्यक्त की कि अंग्रेज भारत की रियासतों को अनाथ बालक के रूप में नहीं छोड़कर जाएंगे। इसे भी एक सांप्रदायिक प्रश्न के रूप में हल करने का प्रयत्न किया गया, परंतु 20 फरवरी को एटली की घोषणा और 3 जून को माउंटबेटन प्लान ने यह स्पष्ट कर दिया कि सर्वश्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी और रियासतों को अधिकार होगा कि वे पाकिस्तान या भारत किसी भी राज्य में सम्मिलित हो सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसी एक रियासत या अनेक रियासतों के संघ को एक तीसरी इकाई के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार, इसमें
सरदार पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। इन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीन बनाकर सम्मिलित हो जाएं। 15 अगस्त 1947 तक 136 क्षेत्राधिकारी रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई थीं। इसमें कश्मीर विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को और जूनागढ़ और हैदराबाद 1948 में हस्ताक्षर किए थे। 1948 में हस्ताक्षर किए थे। बहुत सी छोटी छोटी रियासतें जो कि एक अलग इकाई के रूप में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं रह सकीं, संलग्न प्रांतों में विलय कर दी गई। जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 39 रियासतें उड़ीसा और मध्य प्रांत में विलय कर दी गई थीं। गुजरात के मुंबई प्रांत में और इन रियासतों के विलय का एक अन्य रूप ऐसी इकाइयों के रूप में भी गठन किया गया था जो कि केंद्र द्वारा प्रशासित की जाएं। इन श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, भोपाल, बिलासपुर और कच्छ की रियासतें भी थीं। एक अन्य प्रकार का विलय राज्य संघों को गठित करना था। इस प्रकार काठियावाड़ की संयुक्त रियासतें, मत्स्य की संयुक्त रियासतें, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत के संघ, पटियाला, पूर्व पंजाब की रियासतों का संघ, राजस्थान, त्रावणकोर और कोची की संयुक्त रियासतें अस्तित्व में आई थीं। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता, मुस्लिम लीग के विकास के कारण पर प्रकाश डालिए। ब्रिटिश नीति विभाजन करो राज्य करो ने कहाँ तक सहयोग किया है बताइए। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में जिन तत्वों ने योगदान दिया है उनका मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ भारत में ब्रिटिश प्रेरणा से मुस्लिम सांप्रदायिकता की एक धारा चल रही थी, विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम सांप्रदायिकता की भूमिका की समीक्षा कीजिए। भारत में एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन गतिशील था, वहीं अंग्रेजों के प्रयास और प्रोत्साहन से एक मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय और विकास हो रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम से एक ओर स्वतंत्रता मिली, वहीं सांप्रदायिकता के कारण भारत का विभाजन हुआ। यह सांप्रदायिकता का विष भारत के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुआ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के दो टुकड़े हो गए। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के कारण अनेक तत्वों ने मिलकर भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म दिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम काल में भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के कारण निम्नलिखित है। पहला आता है बहावी आंदोलन, दूसरा फूट डालो राज करो की नीति, अहमद खां के प्रयास, अलीगढ़ का वातावरण और बंग भंग। पहला है बहावी आंदोलन। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में मुस्लिम पुनरुद्धार का बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे मौलाना अबुल बहाव ने चलाया था। इनके अनुसार मुसलमानों में कुरान के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए। इस आंदोलन ने उनके स्वाभिमान को जगाया और इससे मुस्लिम समाज में कठोरता उत्पन्न हुई और यह अरब से एक आयातित आंदोलन था। फूट डालो राज करो की नीति। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सतर्क हो गए थे। इन्होंने अनुभव किया कि भारत में साम्राज्य की रक्षा करना है तो फूट डालो शासन करो की नीति को चलाना पड़ेगा। बंगाल के गवर्नर जनरल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, रोमन की नीति फूट डालो और शासन करो की नीति थी, यह नीति अब हमें भी बरतनी है। अंग्रेज सरकार भारत में इस नीति के अनुसार व्यवहार करने लगी, जिसने मुस्लिम सांप्रदायिकता और पृथकवाद को प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजों के प्रोत्साहन और सहायता से भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकवाद विकसित होने लगा। अहमद खां के प्रयास। इस समाज में नवजागरण का कार्य अहमद खां ने किया था। प्रारंभ में वे हिंदू मुसलमानों में एकता कराने में विश्वास रखते थे, परंतु अंग्रेजों के प्रभाव में आकर वे पृथक्करण की नीति को अपनाने लगे। इन्होंने मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने का अनुग्रह किया और वे मुसलमानों को अंग्रेजों का स्वामी भक्त बनाना चाहते थे। अहमद खां ने अलीगढ़ में कॉलेज की स्थापना की और बाद में यही सांप्रदायिकता का अड्डा बन गया।
अलीगढ़ का वातावरण। अलीगढ़ में कॉलेजों की स्थापना के बाद कट्टर मुसलमानवाद पनपने लगे। इस कॉलेज के प्राचार्य अंग्रेज थे और वे मुसलमानों को प्रोत्साहन देते थे। इनके नेतृत्व में कॉलेज सांप्रदायिक मुसलमान तैयार करने का एक कारखाना बन गया। नेक्स्ट आते हैं बंग भंग। सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने विभाजन के पूर्व और बाद में हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने का बहुत प्रयास किया। उपरोक्त कारणों से भारत में सांप्रदायिकता के अंकुर फूटने लगे। चाहते हैं भारत में सांप्रदायिकता का विकास। भारत में एक ओर राष्ट्रीय आंदोलन सशक्त हो रहा था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के आशीर्वाद से मुसलमानों में कट्टरता विकसित हो गई थी। अलग प्रतिनिधित्व की मांग। 1905 में कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बनकर आए। इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को प्रारंभ कर दिया। वे मुसलमानों की प्रतिनिधि मंडल से संपर्क करके बड़े खुश हुए थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थान और पृथक निर्वाचन की मांग की। यह भारत के विभाजन की नींव थी। इसलिए माना जाता है कि भारत विभाजन मुस्लिम लीग ने नहीं अपितु लॉर्ड मिंटो ने कराया था। मुस्लिम लीग का उदय। 30 नवंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसका प्रथम अधिवेशन 2 वर्षों बाद अमृतसर में हुआ था और इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति विश्वास पात्र बनाना, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, मुसलमानों का अन्य दलों में जीवित संपर्क बनाना। मुस्लिम लीग के उदय के कारण भारत में उनको एक संगठन मिल गया था। नेक्स्ट आते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा। सन 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट पारित किया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष या पृथक आरक्षण, पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी गई। यह हिंदुस्तान के बंटवारे का प्रारंभ था। इसलिए इंग्लैंड की सरकार अधिक उत्तरदायी थी। इसके लिए इंग्लैंड की सरकार अधिक उत्तरदायी थी। नेक्स्ट आते हैं लखनऊ समझौता। कांग्रेस के नेताओं ने उस सांप्रदायिकता को शांत करने की चिंता थी। इन्होंने सोचा कि मुस्लिम लीग है उसको शांत करके उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में लाया जाए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। उस समय दोनों दलों में समझौता हुआ। इसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकृति दे दी थी। नेक्स्ट आते हैं खिलाफत आंदोलन। 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। उस समय मुसलमानों को उसमें शरीक करने के लिए कांग्रेस में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला लिया था। मुस्लिम लीग तुर्की के खलीफा के विरुद्ध इंग्लैंड द्वारा किए गए अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। उसको असहयोग आंदोलन में संलग्न करना गलत था। नेक्स्ट आते हैं दंगे और झगड़े। असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त कर देने के बाद भारत में निराशा फैल गई। अंग्रेजों को प्रोत्साहन और लीग के कट्टरपन के कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। इन दंगों और झगड़ों के कारण मुस्लिम और हिंदुओं में गहरी खाई हो गई। इसमें राजनीतिक स्थिति बिगड़ गई। लीग ने महसूस किया कि अंग्रेजों से अधिक लाभ लेना है तो उग्रवादी बनना पड़ेगा। मुस्लिम नेताओं ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें पृथकतावादी और उग्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम राष्ट्रवादी, प्रथम कट्टरवादी बन गए। वे लीग नेता थे। इन्होंने मांग की कि केंद्रीय व्यवस्थापिका और परिषद में मुसलमानों के स्थान सुरक्षित रखे जाएं। 1915 का एक्ट, नहीं 1915 नहीं 1935 का एक्ट। 1935 के कानून द्वारा लीग को और शांति प्राप्त हुई। तब उनकी संख्या अनुपात से अधिक स्थान उनको सुरक्षित होने लगे थे। पाकिस्तान की मांग। 1930 में लीग के अधिवेशन में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 2 देशों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार हिंदू मुसलमान 2 अलग जातियां हैं, इसलिए मुसलमानों को उनका स्वतंत्र अलग राष्ट्र पाकिस्तान मिलना चाहिए। 1940 में कांग्रेस अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने खुलेआम इसे स्वीकृति प्रस्तुत कर दी थी। नेक्स्ट आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध। सन 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया तो मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया और पूरे भारत में कांग्रेसों के विरुद्ध जहरीला वातावरण बनाया। भारत में बंटवारा। दूसरे महायुद्ध के मध्य
इंग्लैंड में जितने भी प्रतिनिधिमंडल आए थे, उन सब प्रस्तावों को जिन्ना ने ठुकरा दिया। बेवेल योजना के समय जिन्ना ने खुले शब्दों में कहा था, मुझे प्लेट में रखकर पाकिस्तान भेंट किया जा रहा है, तो मैं इस योजना को क्यों मानूं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैंड की सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा, तो मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम क्षेत्रों में उग्र सांप्रदायिक दंगे कराए। वे सिद्ध कर रहे थे कि भारत में हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। दंगों की भयंकरता को देखकर गांधी, नेहरू, लौह पुरुष आदि गदगद हो गए। स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के विभाजन का भी कारण निश्चित हो गया था। मतलब भारत में अब विभाजन होगा, यह निश्चित कर दिया गया था। इस प्रकार अंग्रेजों की कूटनीति एवं दृढ़ता की नीति ने लीग के माध्यम से भारत में फैलाए गए सांप्रदायिकता के जहर के कारण भारत का बंटवारा हुआ। अंग्रेजों की विभेद की नीति से हिंदू मुसलमान एक ना हो सके, भारत में रक्तपात हुआ, जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने भारत के दो विभाजन करा दिए। इसके साथ हमारी थर्ड यूनिट जो है वह होती है कंप्लीट। गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यदि आपको पांचों यूनिट्स के वीडियो एक साथ चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करके हमें एग्जाम की अपनी डेट बता दीजिए, तो हम आपके लिए लिंक कमेंट कर देंगे। और यदि आपको चाहिए है इसकी पीडीएफ, क्या चाहिए है आपको, पीडीएफ चाहिए है, तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्यूआर कोड, इस पर आपको करना है 99 का पेमेंट। और यदि आप उससे कम में भी चाहते हैं तो प्लीज आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9826091601। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। तो चलिए गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।